गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने एक न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग को जो है वो इनाग्रेट किया है महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट में। ठीक है, तो अब ये जो है आपका अगरतला में है। ये एयरपोर्ट महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट, इसको ये जो है आपका त्रिपुरा स्टेट में। और इस एयरपोर्ट की बिल्डिंग के साथ, टर्मिनल बिल्डिंग के साथ, उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना को भी इनाग्रेट किया है। ठीक है, रादर इसको लॉन्च किया है। तो पहले देखते हैं कि महाराजा बीर बिक्रम जी कौन है। तो ये एक किंग थे, महाराजा थे त्रिपुरा स्टेट के बिफोर द मर्जर ऑफ त्रिपुरा विद इंडिया। ठीक है, तो अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो बिफोर द मर्जर ऑफ त्रिपुरा विद इंडिया, जबकि जो है उनके बेटे जो है वो महाराजा किरीट बिक्रम किशोर जो है वो लास्ट किंग थे इंडिया से, जो है वो मर्ज होने से पहले। लेकिन वो जो उनके बेटे थे महाराजा किरीट बिक्रम किशोर, वो उस टाइम पर माइनर थे, तो इसीलिए जो है वो रूल नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि महाराजा बीर बिक्रम जो हैं वो लास्ट किंग ऑफ त्रिपुरा स्टेट थे। उसके बाद जो है वो इंडिया के साथ त्रिपुरा का मर्जर हो गया था। अब उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर इन त्रिपुरा भी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है जो इस टाइम पर त्रिपुरा का मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसको उन्होंने ही जो है वो बनाया था। ठीक है, और पूरी की पूरी प्लानिंग जो उस त्रिपुरा की थी वो उन्होंने ही करवाई थी। लैंड रिफॉर्म्स भी किए उन्होंने वहाँ पर, लोकल्स के लिए, लोकल त्रिपुरा ट्राइबल्स के लिए उन्होंने रिजर्व किया लैंड को। त्रिपुरा ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसको भी जो है क्रिएशन जो करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो ये जो है सबसे बड़ा एक एयरपोर्ट कहा जाता है, जो सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। सबसे पहला एयरपोर्ट जो है त्रिपुरा का महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट ही है। ठीक है, अब मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना क्या है? ये आपकी जो कोर डेवलपमेंट सेक्टर्स वाली जो सर्विसेज हैं उसको विलेज लेवल तक पहुंचाने की एक स्कीम है। जैसे कि टैप कनेक्शंस, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, टॉयलेट्स, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो विलेज लेवल तक कैसे पहुंचाई जा सकती हैं, उसके लिए ये स्कीम स्पेशली लॉन्च की गई है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है B16402। तो ये एक न्यू वेरिएंट है कोरोना का, जो कि अभी फ्रांस में हमें मिला है, और ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा जो है वो तेज़ी से फैलने वाला है। क्योंकि हमने देखा है कि 32 म्यूटेशंस जो हैं वो हमको ओमिक्रॉन में देखने को मिली हैं, लेकिन इसमें 46 म्यूटेशंस हैं। ठीक है, तो न्यू स्ट्रेन जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस है, इवन ओमिक्रॉन से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है इसके अंदर। और ये जो है स्ट्रेन जो है इसको फ्रांस में डिस्कवर किया गया था दिसंबर 10 को। ठीक है, सबसे पहली बार IHU मेडिट्रेनी इन्फेक्शन, ये एक हेल्थ फैसिलिटी है मार्सेई में। अब इसका स्पेलिंग है मार्सेल, बट इसको फ्रेंच में मार्से बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत समझना मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इसको फ्रेंच में मार्से ही बोलते हैं। तो अब जो है लिंक, इसको जो है कैमरून से कहा जा रहा है कि कैमरून से ये जो है ये ओरिजिनेट हुआ ये स्ट्रेन, और कैमरून से जो है ये फ्रांस में अब जो है पाया गया है। ठीक है, अब जो है 12 केसेस जो है इस न्यू IHU वेरिएंट के जो है वो हमको मार्से में देखने को मिले। इसके अंदर 14 अमीनो एसिड सब्सटीट्यूशंस हैं, 9 अमीनो एसिड डिलीशंस हैं, और ये जो है स्पाइक प्रोटीन में जो होते हैं ये अमीनो एसिड्स, उसी में ये म्यूटेशंस देखने को मिली हैं। तो इसके अंदर हमें अल्फ़ा वेरिएंट की भी एक म्यूटेशन देखने को मिली है, और E484K, ठीक है, इसकी भी, बीटा की भी आपको म्यूटेशन देखने को मिली है। ठीक है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये वैक्सीन्स को इवेड करेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा वैक्सीन्स को। ठीक है, अभी तक तो हमें सिर्फ फ्रांस में देखने को मिला है, अभी बाकी कंट्रीज़ में देखने को नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही, अब क्योंकि इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये भी बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने लगेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एक्वामेशन। तो अभी जो आपको पता होगा, डेस्मंड टूटू जो है नोबेल पीस प्राइज विनर जो थे, एंग्लिकन आर्कबिशप, और वो एंटी अपार्थाइड कैंपेनर भी थे, उनकी जो बॉडी है उसको एक्वामेशन के थ्रू जो है वो एक तरह से डिज़ोल्व किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया जाता है, आपकी जो नॉर्मल क्रीमेशन होती है या बरियल होता है, उससे ये प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या किया जाता है, एक मिक्सचर होता है वाटर का, एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। ठीक है, आपको पता होगा ना, एल्कलाई मतलब बेसिक जो एसिड से उल्टा होता है। ठीक है, तो उसको डाला जाता है, और एक मेटल सिलेंडर के अंदर उसको हीट किया जाता है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसमें क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है जल्दी से, और ये
एक तरह से बरियल जैसा ही प्रोसेस है, बरियल में जैसे बॉडी की डिकम्पोजिशन होती है वैसा ही ये प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत हाई स्पीड पर होता है क्योंकि आपने इसको एक तरह से लैब सेटिंग्स में किया है। इसको हम फ्लेमलेस क्रीमेशन भी कहते हैं, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे है ये डिस्पोज ऑफ करने का किसी बॉडी को। इसको वाटर क्रीमेशन, ग्रीन क्रीमेशन या केमिकल क्रिएशन कुछ भी कहा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि एंड में सिर्फ बोन फ्रेगमेंट्स बचते हैं और एक एफ्लुएंट बचता है जिसको, जो कि एक न्यूट्रल लिक्विड है। इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और पेप्टाइड्स हैं। तो इसको आप जो है वो इवन वाटर में भी, वेस्ट वाटर में भी आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हो और कोई ये वाटर को जो है प्रदूषित नहीं करने वाला है, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वे है किसी भी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का। तो ये जो प्रोसेस है एक्वामेशन का, इसको आमोस हर्बर्ट हैंसन, ये एक फार्मर थे 1888 में। इन्होंने कोशिश की थी कि एक फर्टिलाइज़र बना सकें वो एनिमल कार्कैसेस से, डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स से वो फर्टिलाइज़र बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी टाइम पर उनको जो है ये उसी एक प्रोसीजर में उन्होंने इस एक्वामेशन प्रोसेस को जो है वो डेवलप कर लिया और उसको फिर पेटेंट करा लिया। 1993 में इस सिस्टम को सबसे पहली बार इंस्टॉल किया गया एल्बनी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कमर्शियल यूज़ इसका प्रॉपरली जो यूज़ है फ्यूनरल इंडस्ट्री में वो सिर्फ 2011 में ही होना शुरू हुआ। तो 2 फ्यूनरल होम्स थे ओहायो स्टेट में और फ्लोरिडा स्टेट में, वहाँ पर ये बनाए गए और एक्वामेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो वहाँ पर बॉडीज़ को डिस्पोज करना शुरू किया गया, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लिग्नाइट। तो राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के गूढ़ा वेस्ट में जो है वो लिग्नाइट की माइनिंग करे, ताकि जो है वो स्टेट की पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने में काम आ सके, ठीक है। तो लिग्नाइट माइनिंग से जो है 10 लाख टन तक की कैपेसिटी है गूढ़ा वेस्ट में, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है वो ये सोच रही है कि वो लिग्नाइट की माइनिंग करे। अब लिग्नाइट जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ कोल है, लोएस्ट रैंक ऑफ कोल है, इसको हम ब्राउन कोल भी कहते हैं। सॉफ्ट होता है ये, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है और सेडिमेंट्री रॉक से निकलता है। और ये जो है कार्बन कंटेंट इसमें सिर्फ 25 से 30% का होता है और इसमें हीट कंटेंट भी बहुत ही कम होता है। इसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ही मोस्टली यूज़ करते हैं, उसी के लिए ही काम आता है और ये बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो तो कहते हैं कि ये सबसे हार्मफुल कोल है ह्यूमन हेल्थ का। तो अब आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के इस डिसीजन को भी इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फिम्ब्रिस्टिलिस सुनली एंड नेनोटिस प्रभुई। ओके, तो ये 2 न्यू प्लांट स्पीशीज़ हैं जो कि वेस्टर्न घाट रीजन में पाए गए हैं। तो जो फर्स्ट वाला है फिम्ब्रिस्टिस सुनीली, ये तिरुवनंतपुरम में पाया गया है, पोनमुडी हिल्स में, वहाँ के ग्रासलैंड्स में ये जो है प्लांट स्पीशीज़ पाया गया है। ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब 12 महीने रहता है, साइपर्स फैमिली का, और इसको 1100 मीटर की हाइट पर इसको पाया गया है, ठीक है। दूसरा है नेनोटिस प्रभुई, तो ये एक प्रोस्ट्रेट पेरेनियल हर्ब है। प्रोस्ट्रेट मतलब लो लाइंग, बिल्कुल नीचे लगा हुआ एक पेरेनियल हर्ब है, वो ये 12 महीने ये भी पाया जाता है। और इसको चैम्बरा पीक ग्रासलैंड जो वायनाड में है वहाँ पर इसको पाया गया है, ठीक है। अब ये हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स में ये भी जो प्लांट स्पीशीज़ है वो भी वहीं पर मिलती है। इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं और इसका जो पेटल्स हैं, पेटल्स क्या होते हैं आपके, जो इसके पत्ते होते हैं एक तरह से, आप उसको पेटल्स को पत्ते, जो इसके फ्लावर के जो पत्ते होते हैं एक तरह से, वो पेल पिंक कलर के होते हैं, ठीक है। So now let us see the next topic which is KCCR SST। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो रक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसको इनाग्रेट किया है। अब ये सेंटर जो है वो ट्रेनिंग देगा स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस में, सैटेलाइट डेवलपमेंट में। अब हुआ क्या है कि वहाँ के जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक सैटेलाइट बनाई है, एक नैनो सैटेलाइट, और उसके लिए ये सेंटर जो है वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के रूप में काम करेगा और ये जियो स्पेशल सेंटर भी होगा रिसर्च के लिए। अब ये जो सैटेलाइट बनाई गई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द्वारा, इसको ये उन 75 स्टूडेंट बिल्ट सैटेलाइट्स में से है जिसको इंडिया जो है वो 75th इंडिपेंडेंस डे पर स्पेस में लॉन्च करने वाला है, ठीक है। अब ये 13 इंस्टीट्यूट्स जो हैं टोटल, उनमें से एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये सैटेलाइट बन गई है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है और इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस में।
तो पंजाब जो है वो फर्स्ट बॉर्डर स्टेट बनी है इंडिया की जिसने अपनी खुद की एक सैटेलाइट बनाई है, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा। अब ये डेटा इकट्ठा करेगी बॉर्डर इंट्रूजन पे, एग्रीकल्चर पे, वेदर फोरकास्टिंग पे, नेचुरल डिजास्टर फोरकास्टिंग में। तो हमको बहुत से एरियाज़ में रिसर्च और स्टडी करने के लिए ये काम आने वाली है सैटेलाइट, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Maharaja Bir Bikram Airport. So recently PM Modi has inaugurated this new integrated terminal building of Maharaja Bir Bikram Airport, and he has also launched a scheme, uh, Mukhyamantri Tripura uh, Gram Samriddhi Yojana. Okay, so this Maharaja about this airport. So Maharaja Bir Bikramji was the last king of Tripura state before its eventual merger with the with the state of India. Okay, so Maharaja Bikram was actually not the last king because he had his son Maharaja Kirit Bikram Kishore, but because he was a minor, so he did not rule the state. So that's why we consider Maharaja Bir Bikram as the last king of Tripura. Okay, after that the state got acceded to India in the year 1949. So he is credited with the modern architecture of Tripura, and he did the entire planning of the present day Tripura. Okay, so he was also a pioneer in land reforms. He even reserved land for the local Tripura tribals. So he also was instrumental in the creation of Tripura Autonomous District Council because he reserved the land for Tripura tribals. That's why it was instrumental in the creation of Tripura Autonomous District Council. So this airport at Agartala, that is in Tripura, is the first airport in Tripura, and it is the second busiest airport in the entire northeast region. So about the Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana, so it is basically a scheme or a service delivery scheme in which core developmental sector schemes of the state will be delivered at the village level. So several key developmental schemes such as related to the tap connections, domestic electricity connections, all weather roads, etc., all will be provided at the village level through this particular scheme. So now let us see the next topic, which is B16402, that is the IHU variant. So this is a new variant of corona. Unfortunately, we have to face the wrath of this new variant also now. So this is the variant which has been found in France now. So unlike Omicron, which had about 32 mutations, this new mutation of IHU is having 46 mutations. Okay, so this is more uh, problematic for us. It was discovered in France on December 10th, and it was first detected by IHU Mediterranean infection in Marseille. So this IHU Mediterranean infection is a health facility in Marseille, and this variant has been linked to the travel from Cameroon, which is a country in Africa. So 12 new cases of this variant have been reported near Marseille in France. So all of are basically linked to the people who have returned from Cameroon. So this variant has about 14 amino acid substitutions and 9 amino acid deletions from its spike protein. It also has a mutation from which was seen in alpha variant, that is the N501Y mutation. It also has a mutation from the beta variant, that is the E484K mutation. So that's why the scientists are believing that this IHU variant will be more resistant to vaccines. So currently it has not been reported in other countries apart from France, of course. So that's, but of course, because it is going to be highly infective, so we're going to witness a surge in cases in other countries also. Currently the this variant is being examined by the World Health Organization. It has not been
either tagged as the variant of concern or the variant of interest by the WHO. Okay, so now let us see the next topic, which is aquamation. So the Nobel Peace Prize winning Anglican Archbishop and the anti-apartheid campaigner Desmond Tutu has his body has underwent aquamation. So aquamation is a green alternative to traditional cremation methods. So what happens in this aquamation is that the body is immersed in a mixture of water and a strong alkali in a pressurized metal cylinder, and the body and this mixture is heated for about at about 150 degrees centigrade. Okay, so what happens because of that is decomposition of body. So it accentuates the breakdown of organic materials, and it is also called the flameless cremation. So it is an environmentally friendly way to dispose of a body. It is also known as water cremation, green cremation, or chemical cremation. So like a traditional burial, this aquamation also leaves behind bone fragments and a neutral liquid. This liquid called effluent is safe because it is just having salts, sugars, amino acids, and peptides, and it can be discharged as a wastewater with other wastewaters. So it does not contaminate our environment. That's why it is considered as an environmentally safe mode of disposing of the body. So this process was patented by a farmer, namely Amos Herbert Hansen, who was trying to make fertilizer out of animal carcasses. But in 1888, okay, but this system was commercialized only in 1993, and in 2011 only two funeral homes were established using which were using this system of aquamation in the states of Ohio and Florida of the United States of America. Okay, so now let us see the next topic, which is lignite. So Rajasthan government is preparing a roadmap for mining of lignite in Bikaner district's Gudha West area. So this the government is the government wants to enhance the state's power generation capacity, and this Gudha West area has a lignite mining capacity of about 10 lakh tons, and that's why they are looking for mining of this lignite coal, which is also known as the brown coal. It is the lowest rank of coal because of its low heat content. It has just about 25 to 35% of carbon content with it. So it is soft, it is brown, it is combustible, and it is formed out of sedimentary rocks formed from the naturally compressed peat. Okay, so it because of its low heat content, it can only be used as a fuel for steam electric power generation. It produces less heat, and it is the worst form of coal. That's why the environmentalists call it as the most harmful coal to human health. So you can expect that the environmentalists are going to protest against the Rajasthan government's decision to mine this lignite coal in this Bikaner district's Gudha West region. So let's see what happens in the future. So anyways, let's see the next topic, which is Fimbristis sunili and Neonotis prabhui. So these are the two new plant species which have been found in Western Ghats region. This Thiruvananthapuram district and Wayanad districts of Kerala have found this two new plant species. So this Fimbristis sunili has been found at grasslands of Ponmudi Hills of Thiruvananthapuram. So it's a perennial plant. Perennial means it is found throughout the year, and it belongs to the Cyperaceae family. It was collected from an elevation of 1100 meters. Similarly, Neonotis prabhui is a prostrate perennial herb. Prostrate means a low-lying herb. Okay, so this was found from Chambra Peak grasslands of Wayanad, and it is also grown on high altitude grasslands. It has many flowers, and the petals of these flowers are generally pale pink in color. Okay, so now let us see the next topic, which is KCCR SST. So this Kalpana Chawla Center for Research in Space Science and Technology has been inaugurated by the Raksha Mantri at Chandigarh University. So the objective of establishing this research center is to train students in space science, satellite development, and other future challenges in space research.
So it would act as the ground control station for the satellite which has been developed by the Chandigarh University students. So this is a nano satellite, and this center will also have a geospatial center for research. And the satellite which has been founded or which has been built by this Chandigarh University students will be among the 75 student satellites which will be launched into space on the eve of 75th independence of India in the year 2022. Of course, that is this year only. So about apart from other 13 institute, total 13 institutes, Chandigarh universities has become the first university in North India to design and develop its own satellite. So because this university is located in the state of Punjab. So Punjab will become the first border state in India to have its own satellite in space. Okay, so this satellite will collect data regarding border intrusion detection, agriculture, weather forecasting, natural disaster forecasting, and it will help us in research and study of various problems in these all these areas. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.